स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर सवाई माधोपुर से है। सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। सभी 30 दोषी न्यायालय में आज पेश किए गए, लेकिन 89 आरोपी थे जिनमें से 30 को दोषी पाया गया था। इन 30 दोषियों की सजा पर आज बहस हुई। सजा के बिंदुओं पर आज कोर्ट में बहस हुई है और अब थोड़ी ही देर में मामले में फैसला सुनाया जाएगा। देखिए, देश भर में बहुचर्चित यह प्रकरण रहा। शहीद का दर्जा भी दिया गया सीआई फूल मोहम्मद को। इस मामले में कुल 89 आरोपी थे जिनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई और सुनवाई के दौरान इनमें से 30 को मामले का दोषी पाया गया। इन 30 की सजा पर आज कोर्ट में बहस हुई है। तमाम पॉइंट्स दोनों ही पक्ष के वकीलों की ओर से रखे गए। अब देखना यह है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी हो चुकी है और अब किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। और चलिए सीधा चलते हैं। सहयोगी गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गिरिराज, एक पहला सवाल तो यह कि फैसला कब तक आएगा, और दूसरा सवाल यह कि जो बहस हुई सजा के बिंदुओं पर, उसके हाइलाइट्स क्या रहे? जी देखिए, बहुचर्चित सवाई माधोपुर के सूरवाल कस्बे स्थित जो सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामला है, इस पर कोर्ट का आज बड़ा फैसला आने वाला है। 16 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी उसके अंतर्गत 89 आरोपियों में से 30 आरोपी जिला न्यायालय ने इसमें दोषी माने थे और न्यायालय ने 30 आरोपियों को दोषी मानने के पश्चात में आज 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर की थी। इस तारीख के पर आज सभी जो 30 जो दोषी हैं उनको सजा सुनाई जाएगी। जो ये मामला था, ये 11 साल 8 माह पुराना ये मामला था। 17 मार्च 2011 की ये घटना है, जहां पर सूरवाल कस्बे में राजेश मीना नामक एक युवक ने आत्मदाह कर लिया था और भीड़ तंत्र ने उत्तेजित होकर के सीआई, जो कि तत्कालीन मानटाउन थाना अधिकारी थे, फूल मोहम्मद, उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था और 89 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था, जिनमें से आज 16 नवंबर को जो फैसला दिया गया उनमें से 49 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। 30 को इसमें दोषी ठहराया था, जिनमें तत्कालीन जो डीवाईएसपी है महेंद्र सिंह तंवर, वो भी इसमें शामिल हैं। 30 आरोपियों के खिलाफ अब थोड़ी ही देर पश्चात में न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। जो सजा है वो पूरी तरीके से मुकर्रर, जो सजा के जो सभी बिंदु हैं उनको बिंदुवार समीक्षा की गई है। सभी 30 आरोपियों को न्यायालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर न्यायालय में पेश किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो आरोपी हैं वो अभी भी न्यायालय में मौजूद हैं और थोड़ी ही देर पश्चात अब से कोर्ट की विवेचना के पश्चात में जो ये जी। और जैसा कि अधिवक्ता बताते हैं कि क्योंकि इसमें संगीन धाराएं हैं, 300 धारा 302 इसमें लगाई गई है, धारा 307 लगाई गई है, 120 बी इसमें लगाई गई है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग 30 आरोपियों हैं, उनमें से 28-29 को लगभग आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। बड़ा फैसला है कि ये सवाई माधोपुर का, तो ऐसे में बड़ा फैसला थोड़ी देर में, चंद पलों के पश्चात में न्यायालय द्वारा सुनाया जा सकेगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गिरिराज, सवाल ये भी है कि देखिए, कोर्ट ने इस केस को गंभीर तो माना है और इसीलिए सुनवाई में जो दोषी पाए गए उन पर टिप्पणी भी की थी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या कोर्ट इसे गंभीरतम मानती है? ये देखने वाली बात होगी। क्या इसमें कुछ लोगों को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के तहत फांसी की सजा होती है? ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो वकील हैं उन्होंने किस सजा की डिमांड की, कितने लोगों के लिए कौन कौन सी सजा की डिमांड की, और उसके काउंटर में बचाव पक्ष के वकील ने क्या कहा? जी देखिए, निश्चित रूप से जो सीआई फूल मोहम्मद के जो वकील हैं उन्होंने फांसी की सजा की मांग की है। बहुत ही संगीन अपराध उन्होंने माना है कि जो तत्कालीन जो सीआई थे वो जहां पर उनकी ड्यूटी पर मौजूद थी, भीड़ तंत्र ने बेहद उत्तेजित होकर के और बड़ी निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या की। यही नहीं, हत्या करने के पश्चात उनके शव को जीप में डालकर जला दिया गया। बेहद एक संगीन अपराध उन्होंने किया। तो ऐसे में जो उनके अधिवक्ता हैं उन्होंने इस तरीके की जो अपील है वो न्यायालय से की है कि इन्हें फांसी की सजा दी जाए। लेकिन उसके साथ ही जो बचाव पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने साथ ही में यह जिरह भी की कि कई जो आरोपी हैं वो उम्रदराज भी हैं, उनके भविष्य का भी सवाल है। तो ऐसे में बचाव पक्ष अपनी दलील है और इसके साथ ही जो सीआई फूल मोहम्मद हैं उनके जो वकील हैं उनकी अपनी दलीलें हैं। कोर्ट का जो फैसला वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। थोड़ी देर पश्चात में ये जो फैसला है वो सुनाया जा सकेगा। क्या आपके पास कोई भी किसी भी पक्ष का कोई वकील मौजूद है गिरिराज?
ये देखिए, अभी जो वकील हैं वो न्यायालय के भीतर ही मौजूद हैं, कोर्ट की विवेचना चल रही है, क्योंकि जो 30 आरोपियों हैं उनके सभी के फैसले की नकल है वो लगातार तैयार की जा रही है। ऐसे में जो वकील हैं वो अभी बेहद ठीक है, तो कोर्ट के बाहर क्या स्थिति है, क्या कुछ आप बता पाएंगे, क्या कुछ आप देख रहे हैं? प्रयास करेंगे। जी देखिए, अब मैं आपको ये बता दूं कि अभी कोर्ट के बाहर जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस का लगातार कड़ा पहरा है, पुलिस यहां पर मौजूद है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में यहां पर पुलिस जाब्ता है वो यहां पर लगातार तैनात है। इसके अलावा जो जिन आरोपियों को बस में ले जाया जाएगा उनकी सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। कोर्ट के दरवाजे हैं उन पर भी पुलिस की चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्थाएं रखी गई हैं। ऐसे में इस वक्त जो माहौल है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो रखा गया है वो पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के भीतर और न्यायालय के चारों ओर भी पुलिस का कड़ा घेरा है। जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, पुलिस की वो चार्जशीट जिस पर बहस हुई और 16 तारीख को 89 में से 30 लोगों को दोषी पाया गया, बाकी जिन्हें छोड़ा गया उसके ग्राउंड्स क्या रहे, कोर्ट ने क्या बताया है और पुलिस की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? आज चैप्टर 1 तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन क्या इसका कोई चैप्टर 2 भी होगा? जी देखिए, मैं आपको ये बता दूं अभी हमारे साथ में जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं वो भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं कि सर किस तरीके की व्यवस्थाएं भी फिलहाल यहाँ पर की गई है। प्रकरण की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए हमने अतिरिक्त जाब्ता पुलिस लाइन से और हमारे जो सेक्टर का है उसके तहत लगाए हैं। हमने एक डीपीएसपी 59 लोग जो छोड़े गए हैं, क्या किसी तरह का चैप्टर 2 पुलिस प्लान कर रही है? सर, जो लोग छोड़े गए हैं उनके खिलाफ किस तरीके से पुलिस उनके लिए भी कोई एहतियात रखेगी और जो लोग अभी जिनको सजा सुनाई जाएगी उनके लिए पुलिस की क्या किस तरीके की व्यवस्था रहेगी? क्योंकि माननीय न्यायालय का जो भी निर्देश मिलेंगे उनकी पूर्णतः पालना की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिनको पूर्व में बरी किया गया है उनको या उनके अलावा इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, इसके लिए हम पूर्णतः कटिबद्ध हैं। तो जैसा कि मैं आपको ये बता दूं कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा है, उनका कहना है कि जो भी न्यायालय का जो आदेश होगा उसके अनुरूप न्यायालय की पूरे आदेशों की पालना की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था न्यायालय परिसर में यहाँ पर तैनात की गई है और जो लोग छोड़े गए हैं उन पर भी पूरी तरीके से पुलिस की निगरानी है और इसके साथ ही जिन 30 आरोपियों को अगर सजा सुनाई जाएगी तो पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वो जेल में शिफ्ट किए जाएंगे। जी हाँ, लेकिन गिरिराज, जो लगभग 59 लोग जिन्हें छोड़ा गया है, जो आरोपी थे चार्जशीट में पुलिस द्वारा बनाए गए थे, कोर्ट में जाहिर तौर पर बियॉन्ड डाउट उन्हें दोषी साबित नहीं किया जा सका, लेकिन क्या कोर्ट ने कोई कमेंट किया? क्या कोर्ट ने बताया उनको छोड़ने? कोर्ट ने बताया ही होगा उनको छोड़ने का रीजन, तो रीजन क्या रहे थे? जी देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि 49 जो आरोपी थे वो 16 नवंबर को बरी कर दिए गए थे, यानी कि 49 जो आरोपी हैं जो सीबीआई द्वारा जो तफ्तीश की गई थी उसमें 89 जो आरोपी हैं वो उनके खिलाफ चालान पेश किया गया था और 16 नवंबर को 49 जो आरोपी हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। उनको कोर्ट ने यही विवेचना की कि उनका प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर किसी तरह के ठीक है, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। दौसा से बड़ी खबर है, पुलिस और प्रशासन ने तेल की अवैध फैक्ट्री पकड़ी है। पिछले लंबे समय से हाईवे पर तेल का ये काला खेल चल रहा था। हाईवे पर जाने वाले टैंकरों से तेल को चोरी किया जाता था। कई बार टैंकर चालकों से मारपीट भी की जाती थी और बदमाश मारपीट कर टैंकर अपने साथ ले जाते थे। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अवैध फैक्ट्री मिली। अवैध फैक्ट्री में 80 ड्रमों में भरा 23,000 लीटर तेल भी बरामद किया गया। 60 टैंक और एक भूमिगत टैंक में भी हजारों लीटर तेल भरा हुआ मिला है। पुलिस और प्रशासन ने अवैध फैक्ट्री को सीज करने की कार्रवाई शुरू की है। साथ ही अवैध फैक्ट्री को चलाने वाले जो कुछ आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। लंबे समय से बालाजी मोड़ के पास यह अवैध तेल फैक्ट्री संचालित हो रही थी। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार गंदीपुर बालाजी मोड़ पर श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी पर काला ऑयल और डीजल जैसे रसायन का कारोबार किया जा रहा था, जिसके संबंध में जांच की गई है और जो भी परिसर में मौजूद ड्रमों में और टैंकरों में जो केमिकल या पेट्रोलियम जैसा पदार्थ मिला है उसको जब्त कर लिया गया है और माननीय जिला कलेक्टर न्यायालय में शिक्षा की कार्रवाई हेतु
प्रक्रिया जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, हम देख पा रहे हैं हाईवे के किनारे पर अच्छा खासा निर्माण हो रखा है और ये इलीगल था। इसकी कानो कान लंबे समय तक भनक न होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है, लेकिन आज जब कार्रवाई हुई, किस सूचना पर हुई, किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, आज एक टैंकर उदयपुर से जा रहा था और जो ये आरोपी हैं इन्होंने हाईवे पर इस टैंकर को रुकवाया और चालक के साथ मारपीट की और उसके बाद में इस टैंकर को इस अवैध फैक्ट्री में ले गए। जब इनका ट्रांसपोर्टर मौके पर पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की। तो मारपीट की घटनाओं के बाद ये पुलिस के संज्ञान में आया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस फैक्ट्री में जब पुलिस पहुंची तो वहां फैक्ट्री को देखकर हतप्रभ रह गई और इसके बाद में पुलिस और प्रशासन की टीमों को भी बुलाया गया। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, डीएसओ सभी मौके पर पहुंचे तो वहां पर भारी मात्रा में ऑयल मिला है। अलग अलग प्रकार का ये रसायन है, इसमें डीजल भी है और अलग अलग प्रकार का जो इसमें तेल है। और वहां मौके पर जो मिला है उसमें 80 ड्रम तेल मिला है, जिसमें करीब 23,000 लीटर तेल भरा हुआ है। बाकी जो टैंकर होते हैं, टैंकर भी 7 टैंकर इस अवैध फैक्ट्री में खड़े हुए हैं, वो भी पूरे तेल से भरे हुए हैं। इसके अलावा एक भूमिगत टैंकर भी अंदर बना हुआ है, वो भी पूरा तेल से भरा हुआ है। ऐसे में भारी मात्रा में ऑयल है, अलग अलग प्रकार का ऑयल है और उसको अब पुलिस ने और प्रशासन की टीम ने जब्त कर लिया है। पूरी अवैध फैक्ट्री को सीज कर दिया है। प्रारंभिक पूछताछ में क्या निकलकर सामने आ रहा है? किसका वरदहस्त प्राप्त था इन लोगों को? बिल्कुल निश्चित रूप से अभी पुलिस कह रही है कि इसका इनसे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन ये सामने आया कि लंबे समय से इस तेल के खेल में लिप्त थे और हाईवे पर जो बाहरी राज्यों की जो गाड़ियां होती थी उनको रुकवाते थे, उनसे तेल चोरी करते थे और या फिर तेल लूट कर उस टैंकर को अपनी अवैध फैक्ट्री में ले जाते थे। और कोविड के दौरान से इन्होंने ये जो धंधा है ये शुरू किया था। ऐसे में पिछले 2 से 3 साल से इस तरह का ये गलत काम यहाँ पे जारी था और ये तेल का खेल अब पूरा पटाक्षेप हुआ है। भारी मात्रा में इसमें ऑयल मिला है और इन्होंने करोड़ों रुपए इस पूरे गलत कार्य से कमाए हैं। इस तरह की जानकारी भी पुलिस को सामने आई है। ऐसे में पुलिस ये जानकारी करने में लगी हुई कि इस तेल के खेल में कौन कौन लिप्त था, क्या कोई पुलिस या प्रशासनिक संरक्षण इनको मिला हुआ था या नहीं मिला हुआ था। इन चीजों के बिंदुओं में भी जांच की जा रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और जयपुर से बड़ी खबर का बड़ा अपडेट। कालवाड़ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो हादसा हुआ था, इस मामले में ये बड़ा अपडेट सुन लीजिए। इस घटना में, इस हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है, वहीं एक का उपचार चल रहा है। कालवाड़ के गजाधरपुरा गांव में यह हादसा हुआ था। जेडीए के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में लीकेज हुआ। लीकेज ठीक करने 3 कर्मचारी उतरे, वो बेहोश हो गए। सिविल डिफेंस की टीम ने तीनों को बाहर निकाला था। अस्पताल में 2 कर्मचारियों को मृत घोषित कर दिया गया। तीसरे कर्मचारी की हालत नाजुक है, उसका इलाज चल रहा है। 20 फीट गहरे चैम्बर में अपने साथी को बचाने के लिए 2 कर्मचारी उतरे थे। गैस से दम घुटने पर तीनों ही वहां फंस गए। तो इस मामले में बड़ा अपडेट है। 2 कर्मचारियों की मौत की खबर है और एक की हालत नाजुक है, उसका इलाज चल रहा है। तीनों को अस्पताल ले जाया गया था, जब डॉक्टर्स ने 2 को मृत घोषित किया है, वहीं एक अन्य का इलाज जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु शर्मा से। विष्णु, अपडेट्स बताएं। जी देखिए, इस पूरे मामले में 2 लोगों की मौत हो चुकी, कर्मचारियों की, जो कि सीवरेज प्लांट में उसको लीकेज को ठीक करने के लिए उतरे थे। वहीं पर एक जो है कर्मचारी, उसका अभी भी इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहां पर जो अन्य कर्मचारी वहां पे काम कर रहे थे उनसे भी पूरी जांच की जा रही है। लेकिन अब तक की जानकारी में यही सामने है कि करीब 20 फुट गहरा जो चैम्बर था, वहां पर आज सुबह करीब 9 बजे रिसाव की जानकारी मिली थी, जिस पर एक कर्मचारी वहां उसको लीकेज को ठीक करने के लिए उतरा था। लेकिन गहरे चैम्बर में जाने के बाद जहरीली गैस से वो बेहोश हुआ और जब बाहर की तरफ मौजूद 2 साथी कर्मचारी थे, वे उसको बचाने के लिए चैम्बर में उतरे तो वे भी वहीं पर बेहोश हो गए। पूरे मामले में सूचना मिलने पर जयपुर से रेस्क्यू टीम वहां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों को बाहर निकाला, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें तस्वीरें विष्णु कुछ लोगों को विचलित कर सकती है, इसलिए तस्वीरों के कुछ हिस्सों को हमने ब्लर किया हुआ है, इसलिए मैं भी देखकर समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर गैस चैम्बर में उतरना है तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, मास्क होती है और अन्य चीजें होती है, क्या इन कर्मचारियों को मुहैया कराई गई थी? देखिए, ये जो है जेडीए का ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर काफी वो गैस जो होती कई बार लगातार चैम्बर बंद होने से जहरीली होती है। ऐसे में ही यहाँ जब कर्मचारी को नीचे उतारा गया
अब वो उन्होंने कोई भी ऐसे सेफ्टी उपकरण नहीं पहन रखे थे, उसी की वजह से वहां जाने के ना उनके चेहरे पे कोई मास्क था कि कोई जहरीली गैस से उनकी जान बच सके। और जब वे बिना उपकरण के वहां नीचे उसके चैम्बर में उतरे तो इसी की वजह से तीनों कर्मचारी बेहोश हो गए और अंत में 2 कर्मचारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जी चलिए, शुक्रिया। बाड़मेर से बड़ी खबर, सिणधरी मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। निजी बस और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिणधरी के पास सुभाष स्कूल के पास यह दुर्घटना हुई। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। सिणधरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, हालात काबू में करने के प्रयास कर रही है, साथ ही हादसे की जांच भी कर रही है। जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। तस्वीरें देखिए आप, ये टक्कर कितनी भयावह थी। आप देखिए इस बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, मानो इसका कचूमर निकल गया हो। बाड़मेर से ये खबर आपको बता रहे हैं, सिणधरी मेगा हाईवे जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ, निजी बस और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई। 2 लोगों की मौत की खबर है। 6 से ज्यादा लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल घायलों को भिजवा दिया गया है। जैसे ही ये हादसा हुआ वहां पर मानो कोलाहल सा मच गया। आसपास मौजूद लोग तुरंत लोगों को बचाने के लिए आगे आए। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची। चूंकि हादसा हाईवे पर हुआ है, ऐसे में हादसे की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची है। अब फिलहाल 2 जिम्मेदारियां पुलिस निभा रही है, एक तो यातायात सुचारू करवाने की और दूसरा ये पता लगाने की कि आखिर हादसे की वजह क्या रही। तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलवाया गया। जो घायल थे, ये देखिए आप, अपने ही स्तर पर लोग वहां पर कोशिश कर रहे थे, अगर हादसे में कोई अंदर फंसा हुआ है तो उसे बचाने की। सहयोगी प्रेमदान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रेमदान, प्रारंभिक जांच क्या कह रही है, हादसे की वजह क्या रही? देखिए, हादसे की वजह जो है वो ट्रेलर चालक जो है उसकी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि दोनों ही वाहन गति में थे और उसके बाद में ये जो स्कूल है, इस स्कूल के सामने जो हादसा हुआ है। हालांकि प्रारंभिक तौर पे पुलिस का मानना है कि जो ट्रेलर चालक है उसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा सामने आया है, लेकिन फिर भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर हादसे की वजह क्या, कोई अचानक पशु सड़क के ऊपर आ गया इसकी वजह से हुआ या किस तरीके से हुआ, इस मामले की जांच में जुट चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 10 लोग जो घायल हैं उनको बालोतरा रेफर किया गया है, बालोतरा के नाहटा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। और इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक जो है उसमें है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। जी तो फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं अपडेट्स तो क्या कुछ रहेंगे? देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हादसे के बाद में अब मौके से जाम को हटा दिया गया है। जाम जो था उसको हटा दिया गया है, यातायात जो है वो सुचारू कर दिया है। घायलों का जो इलाज है वो नाहटा के अस्पताल में चल रहा है। उसके साथ ही जो गंभीर सब लोग हैं उनको जोधपुर रेफर किया गया है। ऐसे में फिलहाल की स्थिति यह है कि जो हादसे के बाद में 10 लोग जो घायल है उनकी स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, जैसा कि हमारे पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई है। और उसके अलावा मौके पर जो है वो दोनों वाहनों को हटा करके पुलिस इस मामले की जांच में। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सिरोही के शहर में अल सुबह डामर गर्म करते समय ब्लास्ट हो गया। 5 मजदूरों के झुलसने की खबर है। 1 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें उदयपुर के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। इस ब्लास्टिंग के कारण सूचना पर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी पहुंचे। जिला कलेक्टर ने न्यूज 18 से रूबरू होकर बताया, लापरवाही के कारण हादसा हुआ, निष्पक्ष जांच की जाएगी। दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। पता लगाया जाएगा। अभी तो जो तुरंत जैसे ही हमें सूचना मिली थी, हमने मेडिकल की टीम और एम्बुलेंस वहाँ पर रवाना कर दी थी। मैं स्वयं भी मौके पर पहुँचा था और इस हादसे में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हैं। जो घायल हैं उनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है। कल सुबह सिरोही में एक ब्लास्टिंग की घटना जो सामने आई है। आपको बता दें कि हाईवे पर चल रहे सड़क निर्माण के काम को लेकर डामर को गर्म किया जा रहा था, जिस पर उसकी ब्लास्टिंग से जो है 5 मजदूर जो है झुलसे हुए झुलस गए, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 मजदूर की तो है वहां पर मौत हो गई। और दूसरे जो क्या स्थिति है उनकी स्थिति जानने के लिए यहाँ के जो पीएमओ है उनसे बात करेंगे। सर, अभी जो लेबर जो झुलसे है उनकी स्थिति क्या है? और एक पीराराम नाम का व्यक्ति है, उसकी तो वहाँ मौके पर मौत हो गई है। पोस्टमार्टम में उसकी बॉडी रखवा दी गई। जो 4 पेशेंट है उनमें हालत सभी की क्रिटिकल है। यहाँ पर उनको सारा एड दे दिया गया है, IV लाइन वगैरह हम सब मैनेज कर चुके हैं। और उनकी हालत को देखते हुए, क्योंकि
अपने यहाँ एक तो बर्न यूनिट नहीं है और स्पेशलिटी भी नहीं, सुपर स्पेशलिटी भी नहीं है, इसलिए इनको उदयपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर रहे हैं। 108 एम्बुलेंस आ चुकी है और अभी यह कह सकते हैं कि इस समय स्थिति उनकी गंभीर है परंतु स्टेबल है। यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद में चिकित्सा व्यवहार जो है उसकी ब्रेन यूनिट की जो है शुरू नहीं होने के कारण जो उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो ये जो है इनका जिससे ये जो इनका इलाज के लिए जो उनको बाहर रेफर किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति बहुत ही दर्दनाक बनी हुई है और लगातार जो बताया जा रहा है कि इस हादसे जो है सुरक्षा कर वहां पर जो बताया जा रहा है कि मजदूर जो है सुरक्षा उपकरण पहने हुए नहीं थे। ये भारी जो लापरवाही जो है ठेकेदार की पाई गई है और इस पर ठेकेदारों पर निगरानी के लिए जो संबंधित विभाग जो है वो भी लापरवाह साबित हुआ है, क्योंकि इस लापरवाही के कारण जो इनका खामियाजा अक्सर जो है मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। ये भी खामियाजा है, मजदूरों को भुगतना पड़ा और मजदूर जो है उनकी डेथ हो चुकी है। और बीकानेर से खबर है, खनन और परिवहन विभाग का खेल अवैध रूप से दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट लगा रहा है। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ई रवन्ना काटा जा रहा है। किसी और के ट्रक पर धर्मचंद नाम के युवक को जुर्माने का नोटिस मिला। पीड़ित ने परिवहन और खनन विभाग के अफसरों से इसकी शिकायत की। नोखा के जांगलू निवासी धर्मचंद को 13,000 का चालान भेजा गया। धर्मचंद के ट्रक से खनन का कोई परिवहन नहीं हुआ है। इससे पहले भी फर्जी ई रवन्ना के मामले सामने आ चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनीष से। मनीष, इस पूरे काले खेल के बारे में बताएं। जी स्वप्निल, बताना चाहूंगा खनन और परिवहन विभाग की जो मिली भगत है इसका जो खामियाजा है यहाँ पर फर्जीवाड़े के रूप में नजर आ रहा है। दरअसल में नोखा तहसील के जो क्षेत्र हैं वहाँ के जांगलू निवासी धर्मचंद को एक ई रवन्ना का चालान मिलता है और उसका काटा गया था चालान 13,000 रुपए का। वहीं जो पीड़ित है उसने शिकायत भी दर्ज करवाई है खनन अधिकारियों को। उनका कहना है कि ये जो चालान, ये जो गाड़ी है इसकी वो वहां से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। ये मिट्टी क्ले कोलाइट से वहां से लेकर के जा रहा था और उसी का इसका ई रवन्ना जो है वो काटा गया है। लेकिन जो पीड़ित है उसका कहना यह है कि जिस गाड़ी की जो फुटेज आ रही है सीसीटीवी में वो गाड़ी है 18 चक्का अशोक लीलैंड की। और वहीं जो पीड़ित है इसके पास में अशोक लीलैंड की गाड़ी ना होकर के इसके पास में टाटा मोटर्स की गाड़ी है 18 चक्का की। निश्चित तौर पर सबसे पहले तो फर्जीवाड़ा यहीं पकड़ में आ जाता है, क्योंकि इसी की जो गाड़ी का जो नंबर है, टाटा की जो गाड़ी का नंबर है, वही नंबर जो अशोक लीलैंड के जो 18 चक्का गाड़ी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि खुलेआम गलत नंबर प्लेट लगाकर जो खनन माफिया हैं वो अपने काम को कर गुजर रहे। जी निश्चित तौर पर जो मिली भगत है वो खास तौर पर अधिकारियों की भी नजर में आ रही है और खास तौर पर जो सीसीटीवी जो टोल पे कर्मचारी होते हैं ई रवन्ना जो काटे जाते हैं, तो वहीं निश्चित तौर पर यहाँ जो काउंटर पे कर्मचारी बैठे हैं उनकी मिली भगत के बिना ये सब चीजें संभव नहीं है। वहीं पर हमने खनन विभाग के जो अधिकारियों से संपर्क भी करने की कोशिश की, हम उनके ऑफिस भी जाकर आए लेकिन वो अपनी सीट से नदारद मिले। वहीं काफी उनको फोन भी किया है लेकिन कोई जवाब नहीं आ पा रहा है। निश्चित तौर पर इससे पहले भी बीकानेर में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी थी, जहां पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ियों से जो है ई रवन्ना उनका निकाला जा रहा है। गाड़ी रहती है कोलायत की लेकिन उसको पाली में पकड़ा जाता है और बाद में मामला सामने आता है कि इसने ये गाड़ी तो वहां पर जो है मिट्टी भरवाने के लिए गई नहीं थी। तो कई तरह के यहाँ पर जो फर्जीवाड़ा है, मिली भगत जो है ये सामने आ रही है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर, एसीबी की सीकर में कार्रवाई सामने आई है। जयपुर एसीबी ने सीकर में कार्रवाई की है। श्री माधोपुर में कल रात वकील को ट्रैप किया था। हेड कांस्टेबल के लिए वो रिश्वत मांग रहा था। पॉक्सो एक्ट में दर्ज केस में 40,000 की रिश्वत मांगी। एफआईआर लगाने के बाद भी रिश्वत मांगी। हेड कांस्टेबल राजेंद्र गुर्जर के पास जांच थी। एसीबी ट्रैप की भनक लगने पर हेड कांस्टेबल फरार हो गया। 40,000 रुपए के साथ वकील सोहन सैनी ट्रैप हुआ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर एसीबी ने सीकर में बड़ी कार्रवाई की। श्री माधोपुर में ये कार्रवाई कल हुई। कल रात एक वकील ट्रैप हुआ। ये वकील खुद के लिए पैसे नहीं मांग रहा था, हेड कांस्टेबल के नाम पर हेड कांस्टेबल के लिए रिश्वत मांग रहा था। जाहिर तौर पर उसे भी कमीशन मिलता है, एक तरह से ब्रोकर की तरह यह वकील काम कर रहा था। फिलहाल हेड कांस्टेबल फरार है। और उदयपुर में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सवीना पटवारी मंडल की पटवारी को ट्रैप किया है। पटवारी अभिलाषा जैन को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया। मौका पर्चा बनाने की एवज में उसने रिश्वत मांगी थी। 10,000 रुपए की उसने डिमांड की थी। इसमें से 5,000 की राशि लेते उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। दरअसल एसीबी तक शिकायत पहुंची थी
कि सवीना पटवारी मंडल की जो पटवारी है अभिलाषा जैन, वो रिश्वत मांग रही है। मौका पर्चा बनाने की एवज में रिश्वत की डिमांड कर रही है। एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया और एक बार सत्यापन हो गया उसके बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर आज अंजाम तक पहुंचाया गया है। ये पटवारी एसीबी के जाल में आ फंसी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कमलेश से। कमलेश, पूरी खबर। जी देखिए, ये उदयपुर के सवीना पटवारी मंडल का मामला है और यहाँ पर परिवादी जो है पिछले कई दिनों से अपनी जमीन का मौका मुआयना करने के लिए पटवारी को बोल रहा था मौके पाने के लिए। ऐसे में पटवारी अभिलाषा जैन लगातार उससे रिश्वत की मांग कर रही थी और करीब 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी और इसके बाद 10,000 में से 5,000 रुपए परिवादी दे भी चुका था। लेकिन जब 5,000 बाकी थे उसके बाद भी परिवादी के कहने पर वो मौका मुआयना नहीं करने आ रही थी और पर्चा नहीं बना रही थी। ऐसे में परिवादी ने एसीबी को शिकायत की और एसीबी ने आज पूरे मामले को ट्रैप किया और रंगे हाथों अभिलाषा जैन को 5,000 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।